पार्ट 4। आशी है चंचल जुगनू या एटॉम बॉम्ब। आशी जब ये देखती है कि कृष उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से में नाक सिकोड़ते हुए कहती है, अरे ऐसे बुद्ध बनकर क्या देख रहे हो, जवाब दो, क्या हरकत कर रहे थे तुम। कृष का ध्यान आशी की बातों से टूटता है। वह उठकर बैठने लगता है। आह की आवाज उसके मुंह से निकलती है। ये देखकर आशी जल्दी से उसे उठकर बैठने में मदद करती है। हर बार आशी का मदद के लिए करीब आना कृष को सुकून देता। करीब आने पर कृष एक बार फिर आशी की खुशबू में खो जाता है। एक बार फिर कृष की नजर आशी पर टिक जाती है। ये देखकर आशी एटीट्यूड के साथ कहती है, लगता है अब तुम ठीक हो। मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। कैंप में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्रोफेसर बहुत गुस्सा करेंगे। तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। कहकर आशी वहां से जाने लगती है। आशी ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था, तभी उसे याद आता है, उसके बैग में खाना है। पता नहीं यह आदमी अपने आप जा पाएगा या नहीं। आशी अपने बैग से खाना निकालकर कृष की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इसमें खिचड़ी है, इसे खा लेना। तुम बीमार हो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। अब मैं चलती हूँ। कहकर आशी वहां से जाने लगती है कि तभी कृष झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। आशी हैरान रह जाती है। वह पलट कर पीछे की तरफ देखती है तो कृष ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि मैं तो तुम्हें मारने वाला था। तुम चाहती तो मुझे बेहोश छोड़कर यहाँ से जा सकती थी या लोगों को यहाँ बुला सकती थी। आशी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, इंडिया से हूं मैं और हमारे हिंदुस्तान में किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागते। मेरे बाबा कहते हैं, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। तुम मुझे मारना चाहते थे, वो तुम्हारा स्वभाव, और मैंने तुम्हें बचाया, ये मेरा स्वभाव। खैर मेरा काम पूरा हो चुका है, अब जाने दो मुझे, इससे पहले कि प्रोफेसर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। तभी अचानक कृष को अपने मास्क का ख्याल आता है। वह जल्दी से अपने चेहरे को टटोलता है। उसका मास्क अभी भी उसके चेहरे पर ही था। आशी समझ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा मास्क नहीं हटाया, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कौन हो, क्या हो, और यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुसीबत में थे, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी जान बचाई, बस यही मेरा काम था। आशी के सादेपन को एकटक देखते हुए कृष पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, नाम क्या है तुम्हारा। आशी मुस्कुराते हुए इतलाते हुए कहती है, मेरा नाम। 1 मिनट, मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा क्या, नहीं ना, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अपने काम से काम रखो, समझे। वैसे भी एक तो मुझे भूत बनकर डराया, मुझ पर गन तान दी। अगर तुम बेहोश नहीं होते तो अभी मैं ऊपर होती। अरे मैंने क्या तुम्हारी गाड़ी की हवा निकली है, या तुम्हारी जेब काटी है। बिना बात के मुझ पर पिस्तौल तान दी। वह तो शुक्र मनाओ कि मैं इतनी अच्छी हूं कि तुम्हारी जान बचाए, वरना अब तक तुम शेर का डिनर बन जाते। एक पल के लिए सोचा तो था तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना। बाबा की बात याद आ गई कि मुसीबत में अपने दुश्मनों की भी हेल्प करनी चाहिए। अब मैं वापस जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मेरी बैंड बजने वाली है सिर्फ तुम्हारे कारण। कहकर आशी वहां से तुरंत भाग जाती है। कृष भी उसी तरफ देखता रह जाता है जब तक आशी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। आशी जाने के बाद कृष खुद से कहता है, क्या थी यह लड़की, चंचल जुगनू या एटॉम बॉम्ब, और मैंने इसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। इसने जिस तरह मुझसे बात की, इस तरह आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की है। और इसने मेरी जान क्यों बचाई, जबकि मैं उसे मरने वाला था। हाँ, वह अलग बात है कि गन में बुलेट नहीं थी, पर अगर होती तो क्या मैं उसे मार देता। आखिर क्यों, ऐसा क्या है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। क्यों उसके सामने मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर बंधे उसके दुपट्टे पर पड़ती है, जिसे देखकर अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नजर आग पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका चेहरा सर्द हो जाता है। वह जल्दी से पास में पड़ी गैलन को उठाकर आग में पानी फेंकता है और आग धुआं हो जाती है। कृष गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, ये बेवकूफ लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई आग जलाने की। वह तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए इस इलाके में नहीं आए, वरना आग से उन्हें पता चल जाता कि यहाँ कोई है और मैं उनके हाथ लग जाता। सुबह होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा और अपने लोगों से कांटेक्ट करना होगा, वह मुझे ढूंढ रहे होंगे। कहकर कृष उसी रास्ते से चला जाता है जिस रास्ते से अभी अभी आशी गई थी। इधर दूसरी तरफ कैंप में सभी लोग आशी को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग कैंप में पहरेदारी कर रहे थे और कुछ जंगल में आशी को ढूंढने गए थे। वह तो शुक्र है वह लोग जंगल के उस इलाके में नहीं गए जहां आशी कृष के साथ थी। आशी जैसे ही कैंप पहुंचती है, कैथी उसे देखकर मुस्कुराते हुए गले लगाकर परेशान होते हुए कहती है,
आशी कहाँ थी तुम? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे? इस पर आशी मोह बनाते हुए कहती है, अच्छा इतनी ही चिंता थी मेरी तो जॉश के साथ क्या कर रही थी टेंट के पीछे? तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वो भूत। बाकी शब्द आशी के मुंह में ही रह जाते हैं और वह अपने आप से कहती है, नहीं आशी, तू किसी को कुछ नहीं बता सकती वरना हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे और तू उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है। चुप रहने में ही भलाई है। वैसे भी वह जहां का है वहीं चला गया। कैथी आशी को अपने आप में कुछ सोचते हुए देखकर उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, आशी कहाँ खो गई तू? कौन भूत? किसके बारे में बात कर रही है तू? और यह बता तू थी कहाँ? आशी खुद को संभालती है और बात को घुमाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं जंगल में पानी लेने गई थी और डर के मारे मुझे आसपास भूत जैसा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे आसपास कोई है, और इसी चक्कर में रास्ता भटक गई और आने में देर हो गई। अच्छा ये बताओ बाकी लोग कहाँ हैं? जॉश प्रोफेसर सब कहाँ है? जवाब में कैथी बताती है, जॉश और बाकी स्टूडेंट्स तुम्हें ढूंढने गए हैं, प्रोफेसर भी उनके साथ गए हैं। वह काफी गुस्से में थे, अगर आएंगे तो तुम पर बरस पड़ेंगे, इसीलिए उनकी डांट से बचने के लिए तुम्हें कुछ सोचना होगा। तब तक मैं फायरक्रैकर्स जला देती हूँ और उन लोगों को सिग्नल दे देती हूँ कि तुम आ गई हो। कहकर कैथी फायरक्रैकर्स जलाने चली जाती है। आशी डर के मारे अपने नाखून चबाते हुए आंखें गोल गोल मटकाते हुए बहाना सोच रही थी कि प्रोफेसर के सवालों से कैसे बचेगी। तभी आशी को कुछ आइडिया आता है और वह कैथी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर कैथी हैरान होते हुए आशी से कहती है, आशी यह तो बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन मैं इसमें तेरा साथ नहीं देने वाली। अगर प्रोफेसर को शक हो गया तो मेरी बैंड बच जाएगी। इस पर आशी मोह बनाते हुए कहती है, बैंड? तू बैंड की बात कर रही है? अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं प्रोफेसर को तेरे और जॉश के बारे में सब बता दूंगी। उसके बाद तुम दोनों की बैंड नहीं बजेगी बल्कि पूरी बारात निकलेगी। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। मेरी मदद करेगी या मैं तेरी बारात निकालने की तैयारी करूं? आशी की धमकी सुनकर कैथी डरते हुए कहती है, नो 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 प्लीज, सर को कुछ मत बताना, मैं तेरी हेल्प करूंगी। वेरी गुड। ये हुई ना बात कहकर आशी मुस्कुराती है। थोड़ी ही देर में फायरक्रैकर की आवाज और रोशनी देखकर प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट वापस कैंप की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त प्रोफेसर काफी गुस्से में थे। उन्होंने ठान लिया था कि कैंप में जाकर वह आशी की अच्छी सी खिंचाई करेंगे, लेकिन वह जैसे ही वहां पहुंचते हैं आशी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर प्रोफेसर जल्दी से आशी के पास जाते हैं और उसे चुप कराते हुए उसके रोने का कारण पूछते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम कहाँ चली गई थी इतनी रात को जंगल में, वह भी बिना किसी को बताए? तुम जानती हो इसके कारण तुम्हें रेस्टिगेट किया जा सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसका जवाब कौन देता? आशी जोर जोर से रोते हुए कहती है, सर क्या बताऊं मैं आपको, शाम को जब मैं खाना बना रही थी मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ गया, मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चली गई। अंधेरे में बस भागती रही भागती रही भागती रही, फिर जाकर मैं हल्का हुई और जैसे ही मैं शांत हुई वापस कैंप की तरफ आने लगी, तभी मेरी नज़र मेरे सामने खड़े एक खूंखार डरावने भेड़िए पर पड़ी। उसे देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। प्रोफेसर हैरान होते हुए पूछते हैं, फिर मैं भागती रही, वह मेरे पीछे पड़ा और मैं भागती रही और बस भागते भागते मैं रास्ता भटक गई। मैंने किसी तरह उस भेड़ियों को चकमा दिया और जैसे ही राहत की सांस ली, भागने के कारण अचानक मेरा पैर मुड़ गया। और क्या आशी? प्रोफेसर ने पूछा। सर मेरे पैरों में मोच आ गई, फिर मैं लिगड़ाते लिगड़ाते धीरे धीरे रास्ता ढूंढ रही थी। आपको पता है जब मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी मुझे आपकी कितनी याद आई। मुझे लगा मैं अपने हैंडसम प्रोफेसर को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने तो सोचा था कि यह मेरा आखिरी वक्त है और अब मैं आपसे पढ़कर एक कामयाब बिजनेस वूमेन नहीं बन पाऊंगी, इंडिया जाकर आपकी तारीफ नहीं कर पाऊंगी, कामयाब बनकर इंटरव्यू में आपका नाम नहीं ले पाऊंगी, मीडिया को ये नहीं बता पाऊंगी कि पीटर सर ने मुझे पढ़ाया है, मोदी जी से आपके लिए पद्म भूषण की बात नहीं कर पाऊंगी, आपके नाम का स्टैच्यू अपने ऑफिस के बाहर नहीं लगा पाऊंगी। सच बताती हूँ सर, मुझे अपनी चिंता नहीं थी मुझे अपनी चिंता, मुझे तो आपके भविष्य की चिंता थी। पिछले जन्म में मैंने जरूर मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में आप मुझे प्रोफेसर के रूप में मिले। आपको अपने प्रोफेसर के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ सर, धन्य हो गई थी सर, क्या बताऊं मैंने आपको कितना मिस किया। कहते हुए आशी अपने झूठे आंसू प्रोफेसर को दिखा रही थी। आशी का नाटक देखकर कैथी हैरान थी और वही दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर इमोशनल हो गए।
प्रोफेसर की आंखों में आंसू थे। वह अपने आंसू पूछते हुए आशी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, धन्य तो मैं हो गया तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में पाकर। तुम कितनी इज्जत करती हो मेरी। बाकी बच्चों की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेशर्मो कुछ सीखो, इससे कितनी इज्जत करती है, अपने गुरु की कितने अच्छे संस्कार मिले हैं इसे अपने देश में। आज तक मैंने सुना था भारत में संस्कार की कमी नहीं, लेकिन आज देख भी लिया। हमेशा खुश रहो आशी, आज के बाद तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी तंग करे तो सीधा मुझे बताना, उसकी टांगे तोड़ दूंगा। लगता है तुम्हारे पैरों में बहुत ज्यादा मोच आई है। तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो। कैथी आशी के पैरों में अच्छे से दवाई लगा देना, जंगली इलाका है, इसका ठीक होना जरूरी है। मैं चलता हूँ आशी माय बेबी, अपना ख्याल रखना, और तुम सारे निकम्मो तुम भी चलो मेरे साथ। गॉड ब्लेस यू आशी बेटा। कहते हुए प्रोफेसर अपने आंसू पोंछते हुए इमोशनल होकर वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद आशी अपने झूठे आंसू पूछते हुए खिलखिलाकर हंसने लगती है और खुद से कहती है, वाह आशी, तेरा नाटक करना तो आज भी काम आया। थैंक यू मेरी आंसुओं की टंकी, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। आशी का नाटक देख कैथी उसके सिर पर चपत मारते हुए कहती है, यार आशी तू तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। तू इतना अच्छा नाटक कर कैसे लेती है, वह भी बिना ग्लिसरीन के। तुझे तो एक्टिंग लाइन में होना चाहिए। फालतू यहाँ स्टडी करके अपना टाइम वेस्ट कर रही है। और तूने इतना अच्छा नाटक सीखा कहाँ से। आशी हंसते हुए बताती है, आश्रम में जब भी मैं शरारत करती थी और बाबा मुझे डांटते थे तो उनकी डांट से बचने के लिए मैं यह नाटक करती थी और बाबा हमेशा मेरी बातों में आ जाते थे। मेरी गलती होने के बाद भी मुझे डांट नहीं पाते थे। उस वक्त भी मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये तो पैदाइशी कला है जो मुझे मिला है। अच्छा अब चल सोते हैं, रेस्टिगेट होने से तो बच गई। ऐसा कहकर आशी हे राम बच गए वाला एक्सप्रेशन देती है और चलने लगती है कि कैथी उसका हाथ पकड़ती है और उसे आंख दिखाते हुए कहती है, और बाकी बात तू मुझे कब बताएगी। आशी उसकी तरफ देखते हुए नासमझी में पूछती है, बाकी बात? कौन सी बाकी बात? कौन सी बाकी बात? तू सर को उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं। चल बता, इतनी रात तक जंगल में क्या कर रही थी? तू रास्ता तो नहीं भूली थी? क्योंकि तेरे बैग में कंपास से लेकर टॉर्च लाइट सब है और तेरी हालत देखकर लगता भी नहीं है कि तू रास्ता भूली है। और जहां तक मैं जानती हूं तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ टाइम स्पेंड करने तू जंगल में जाए। तो जल्दी बता, तू जंगल में क्या कर रही थी? कैथी की एक ही सांस में कही बात सुनकर आशी एक लंबी गहरी सांस लेती है और उसे बताना शुरू करती है। सारी बातों को सुनकर कैथी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या तू ये क्या कह रही है आशी? तुझ पर एक मास्कमैन ने हमला किया, फिर वह बेहोश हो गया और तूने उसकी हेल्प की। ये किसी फिल्म की कहानी है क्या? क्योंकि मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। आशी अपने होठों को बाहर की तरफ निकालकर मासूम सा मुंह बना के कहती है, जो सच था मैंने तुझे सब बता दिया। अब तुझे भरोसा करना है तो कर और नहीं करना तो मत कर, लेकिन यही सच है। तुझे पता है उसके घाव को बांधने के लिए मैंने अपना दुपट्टा भी उसके हाथ में बांध दिया। आज का तो दिन ही खराब है, मेरे दो दुपट्टा दो चोर ले गए। दुपट्टों की याद आते ही आशी गुस्से में हिंदी बोलने लगती है, अरे मैं कहती हूँ यूएस वालों के पास कपड़े नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं साड़ियों का बिजनेस यूएस में अच्छे से फैलाऊं, ताकि जिसके पास भी कपड़ों की कमी है कम से कम वह एक साड़ी खरीद कर अपने कपड़ों की कमी पूरी कर ले। और वैसे भी कपड़ों की कमी ही तो है जो यहाँ की लड़कियां इतने छोटे कपड़े पहनती है कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आशी की बात सुनकर कैथी उसे घूर घूर कर देखती है और उसे इंग्लिश में पूछती है, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे समझ ना आए इसीलिए तो हिंदी में बोल रही हूँ, वरना तुझे भी बुरा लगेगा क्योंकि तेरे मुंह पर ही मैं तेरे देश के लोगों की तारीफ कर रही हूँ। कैथी आशी को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी उल्लू को देख रही हो। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अब चल सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, वैसे भी सुबह प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है। थोड़ी ही देर में दोनों सो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ नवीन जी को कॉल करके बताती है, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। वह खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। मैंने पुलिस की बैकअप भेज दी थी और आगे का काम खुद ब खुद हो गया। अब आगे क्या प्लान है? नवीन जी खुफिया तरीके से बताते हैं, प्लेन रेडी है, वह खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। वह है ही ऐसी कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बस एक बार उसे मुसीबत में फंसने दो, वह खुद आएगा उसे बचाने। हमारी प्लानिंग फेल नहीं होगी। ये सुनकर एन और नवीन जी दोनों के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। कौन सा षड्यंत्र पनप रहा है इस कहानी में? इन दोनों का मिलना एक संजोग है या साजिश? कैसी होगी आशी और क्रिश को दूसरी मुलाकात? इधर दूसरी तरफ क्रिश अपने विला पहुंच चुका था।
क्रिश जैसे ही विला में एंटर करता है, लिंडा उसे लटकाता हुआ देखकर परेशान होते हुए कहती है, क्रिश तुम ठीक तो हो? कहाँ थे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ओ नो, इसमें से तो बहुत ज्यादा खून निकला चुका है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना कहकर लिंडा ने क्रिश का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। क्रिश इस समय बिल्कुल शांत था, उसके दिलो दिमाग में इस समय केवल आशी का चेहरा, आशी की खुशबू थी। इधर लिंडा ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। लगभग 25 मिनट में डॉक्टर फ्रैंक क्रिश के विला में एंटर करता है। इतनी देर में क्रिश के सामने उसके खास लोग आ गए थे। क्रिश अपने बड़े से हॉल में एक बड़े से सोफे पर बैठा था और अपने लोगों से राका के हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। क्रिश का आदमी उसे बताता है कि राका की हेल्थ कंडीशन अब पहले से ठीक है, कल तक उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके थोड़े स्टिचेस अभी ताज़ा है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। हालांकि क्रिश अभी भी बहुत कमजोर था क्योंकि उसका हद से ज्यादा खून निकल चुका था, लेकिन फिर भी किंग तो किंग होता है। किंग कमजोर पड़ सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। डॉक्टर फ्रैंक के आते ही क्रिश अपने सभी लोगों को बाहर जाने का इशारा करता है। अगले ही पल वो हॉल खाली हो चुका था, लेकिन लिंडा परेशान होकर वही खड़ी थी। वो क्रिश से प्यार करती थी और उसे क्रिश की फिक्र भी बहुत थी। फ्रेम जल्दी से क्रिश की बाह पर बंधा आशी का दुपट्टा खोलने के लिए उसकी बाह पकड़ता है कि अचानक क्रिश का अपने दूसरे हाथ से फ्रेम को रोकने का इशारा करता है। ना जाने क्यों क्रिश नहीं चाहता था कि आशी के दुपट्टे को उसके सिवा कोई और छुए, लेकिन अगले ही पल क्रिश को एहसास होता है कि ट्रीटमेंट के लिए दुपट्टे को तो हटाना ही पड़ेगा, तो अपना हाथ नीचे कर लेता है और आंखों से फ्रेम को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। क्रिश का इशारा पाकर फ्रेम उस दुपट्टे को खोलकर नीचे फेंक देता है और बाकी की पट्टियां खोलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह क्रिश के जख्मों को देखता है तो वह अपनी जगह पर जम जाता है। ये देखकर क्रिश हैरान होते हुए उससे पूछता है, व्हाट हैपन फ्रैंक, व्हाई आर यू स्टॉप? फ्रैंक परेशान होते हुए पूछता है, किंग आपके जख्मों पर यह येलो पेस्ट किसने लगाया? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हें गोली लगी है? ये सुनकर क्रिश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फ्रैंक उसके जख्मों को क्लीन करते हुए कहता है, ये जिस किसी ने भी लगाया है, मुझे पूरा यकीन है कि उसे यह नहीं पता था कि तुम्हें गोली लगी है, वरना वह तुम्हारे जख्मों पर इस पेस्ट को नहीं लगाता, बल्कि सबसे पहले गोली निकालता। खैर किंग, अब मैं आपकी बाह से गोली निकालने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? फ्रैंक ने वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, तुम जानते हो मुझे दर्द की आदत है। कहकर क्रिश उसे इजाजत देता है। फ्रैंक की बात सुनकर लिंडा बीच में कूदते हुए गुस्से से कहती है, व्हाट, बिना गोली निकाले उस पर यह घटिया केमिकल लगा दिया? कौन था वह इडियट? फ्रैंक की तरफ देखते हुए कहती है, फ्रैंक तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी किन का इलाज करो, इससे पहले ही इन्फेक्शन बढ़ जाए। तुम जानते हो ना 12 घंटे से ज्यादा हो गया है और गोली का इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। फ्रैंक जो अब तक क्रिश की गोली निकाल चुका था और उस पर पट्टी कर रहा था, वो लिंडा को हाथ दिखाकर चुप होने का इशारा करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो लिंडा, वह जो कोई भी था मासूम था लेकिन बेवकूफ नहीं। क्योंकि उसने जो पेस्ट लगाया है वह कोई नॉर्मल पेस्ट नहीं है बल्कि टर्मरिक है। एशियन कंट्रीज में इसे स्पाइस के तौर पर डेली रूटीन में खाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह एक मेडिसिन का काम भी करती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो जख्मों को भरने में मदद करता है और इन्फेक्शन को रोकता है। आई होप कि उसे ये पता था, इसलिए उसने इस पेस्ट को यहाँ पर अप्लाई किया और इसीलिए किन को इन्फेक्शन नहीं हुआ, वरना 12 घंटे के अंदर यह गोली बहुत बुरा असर कर सकती थी। किन का हाथ काटना भी पड़ सकता था और उसने गोली ना निकालकर अच्छा किया, क्योंकि अगर कोई अनप्रोफेशनल इंसान उस गोली को निकालता तो किन का ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस होता, शायद उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि आई एम श्योर कि वहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। गोली निकलने के बाद ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है और उसे संभालना मुश्किल हो जाता। फ्रैंक क्रिश की तरफ देखते हुए कहता है, वह जो कोई भी था किंग, आपकी जान बचा ली उसने। फिलहाल मैंने आपकी ड्रेसिंग कर दी है, कल आकर पट्टी चेंज कर दूंगा। आपको काफी ब्लड लॉस हुआ है, कमजोरी है, इसलिए ये कुछ मेडिसिन है, उसे ले लेना। इतना कहकर फ्रैंक वहां से चला जाता है। दरअसल फ्रैंक क्रिश का पर्सनल डॉक्टर है जो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानता है। क्रिश के जाने के बाद लिंडा सर्वेंट से कहती है, यहाँ का सारा मेस क्लियर करो। लिंडा की बात सुनकर एक सर्वेंट जल्दी से वहां आती है और फर्श पर पड़ी हुआ पुरानी पट्टी जो आशी ने क्रिश को बांधी थी और उसका दुपट्टा जो खून से सन चुका था उठाकर वहां से जाने लगती है। ना जाने क्यों क्रिश उस दुपट्टे को ही देख रहा था, उसे अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तभी लिंडा क्रिश से कहती है, किंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देती हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है।
लिंडा क्रिश को सपोर्ट देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश उसे हाथ दिखाकर आगे आने से रोक देता है और अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज में कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ और अपना काम देखो। क्रिश की बात सुनकर लिंडा थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो क्रिश से कोई बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से चली जाती है। अब तक मेड ने वहां सारा कुछ क्लियर कर दिया था, आसपास ब्लड पड़ा था उसे भी साफ कर दिया था। मेड जैसे ही उस कचरे को लेकर वहां से जाने लगती है, क्रिश की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ती है, ए रुको। क्रिश का ऑर्डर पाते ही मेड के चलते हुआ कदम रुक जाते हैं। मेड अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो जाती है और थरथर कांपने लगती है। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि ना जाने अब उससे कौन सी गलती हो गई, लेकिन उसकी कुछ भी कहने या पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्रिश धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाता है। क्रिश को अपनी तरफ आते हुए देख मेड की जान जैसे हलक में अटक चुकी थी। वह अब भगवान से प्रार्थना कर रही थी किसी तरह भगवान उसे बचा ले, क्योंकि क्रिश एक बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान है। छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान ले लेना उसके लिए आम बात है। क्रिश उस मेड के पास जाकर आशी के दुपट्टे की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्लॉथ वॉश करके मेरे कमरे में भेज दो, क्विक। और बिना मेड की कोई बात सुने अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। क्रिश के वहां पर जाने के बाद मेड एक लंबी गहरी सांस लेती है, जो सांस अब तक उसके गले में अटकी हुई थी, और जल्दी से वहां से निकल जाती है। क्रिश अपने कमरे में आकर फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी जख्म था। वह अपने जख्म की चिंता ना करते हुए सीधा जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और आंखें बंद करके शावर लेने लगता है। लेकिन आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा आने लगता है। आशी का फायरफ्लाई के साथ खेलना, बच्चों की तरह मुस्कुराना, काली गहरी आंखें, गालों पर पड़ने वाले डिंपल, छोटा सा मासूम चेहरा, लंबे घने काले बाल और उसकी सादगी, उसका दुपट्टा उड़कर क्रिश के चेहरे पर पड़ना, उस दुपट्टे की खुशबू क्रिश अपनी सांसों में घुलता हुआ सा महसूस कर रहा था। उसका डरा हुआ मासूम चेहरा जब आशी ने क्रिश को भूत समझ लिया था, लड़खड़ाती हुई आवाज में मासूमियत से सवाल करना और फिर उसकी मदद करना, ये जानने के बावजूद कि अगर क्रिश बेहोश ना होता तो वह उसकी जान ले सकता था। अपने आप को खतरे में देखकर भी वह वहां से भागी नहीं, बल्कि उसकी हेल्प की। क्रिश एक माफिया किंग है। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिना किसी मतलब के दूसरे की मदद करे। आशी के पास बहुत अच्छा मौका था उसे छोड़कर उसके हाल पर वहां से चले जाना या अपने लोगों को बुलाकर क्रिश को उनके हवाले कर देना, क्योंकि उसने उस पर हमला किया था। लेकिन फिर भी उस बेवकूफ लड़की ने उसकी हेल्प की, इनफैक्ट उसके लिए खाना देकर भी गई। अचानक क्रिश की आंखों के सामने आशी का उसके साथ चिपक कर सोना याद आता है। वह मासूम से चेहरे वाली लड़की बड़ी मासूमियत के साथ उसके साथ सोई हुई थी। ना जाने उसके बदन में वह कौन सी अट्रैक्शन थी जो क्रिश को उसकी तरफ खींच रही थी। क्रिश की नज़र जब उसके होठों पर पड़ी थी, वह खुद को रोक नहीं पाया था। बार बार क्रिश की आंखों के सामने वही पल आ रहा था, उसके मासूम चेहरा और मुलायम होठ, जिन्हें याद कर क्रिश का गला सूखने लगा था। उसके शरीर में बिजली दौड़ गई थी। क्रिश आशी को अपने आसपास फील करने लगा। क्रिश की आंखें अभी तक बंद थी। शावर का ठंडा पानी अब तक उसके ऊपर गिर रहा था। अनजाने में ही उसके मुंह से निकलने लगा, आई वॉन्ट यू फायरफ्लाई। क्रिश अभी अपने आप की बेख्याली में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कानों में कोई आवाज पड़ती है, तो उसे पता चलता है कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, जिसे सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आता है। इसके बाद वह अपने कमर पर टावल लपेटकर बाहर आता है और जाकर दरवाजा खोलता है। सामने मेड सर झुकाकर खड़ी थी। क्रिश के विला में किसी को भी इजाजत नहीं थी नजर उठाकर सामने देखने की। वॉट? क्रिश ने कठोर आवाज में पूछा। वह मेड सर झुकाए हुए वह दुपट्टा आगे करते हुए कहती है, सर योर क्लॉथ। जिसे सुनकर क्रिश एक नज़र उस दुपट्टे को देखता है और उसे लेकर मेड के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। मेड वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और एक तरफ आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। क्रिश के सामने जाते ही हर नौकर का यही हाल होता था। क्रिश उस दुपट्टे को अपने बेड पर फेंक देता है और क्लोजेट में जाकर अपनी ड्रेस पहन लेता है। उसने एक लूज टी शर्ट और लोअर डाला हुआ था। क्रिश टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बेड के पास आता है और उस टॉवल को सोफे पर फेंककर आशी के दुपट्टे की तरफ देखने लगता है। वह उस दुपट्टे को अपने हाथों में उठाकर उसे देखते हुए खुद से सवाल करता है, कौन हो तुम? मेरे दिल में इतनी हलचल क्यों मचा रखी है? आखिर चाहती क्या हो तुम? कहकर क्रिश बेड पर बैठ जाता है और उस दुपट्टे को घूरकर देखने लगता है। अचानक बालकनी से आती हुई हवा के साथ वह दुपट्टा लहराते हुए क्रिश के चेहरे पर चला जाता है, जिसे महसूस करते ही क्रिश को अचानक खुद में एक शांति सा महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की बेचैनियां कम हो रही है। इस बार क्रिश उस दुपट्टे को अपने चेहरे से नहीं हटाता।
ना जाने कैसे उस दुपट्टे की खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। क्रिश उसी तरह उस दुपट्टे को अपने चेहरे पर रखे बेड के हेड पर के सहारे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद किए हुए दोबारा आशी के ही एहसासों में खोने लगता है। ना चाहते हुए भी बार बार उसे उसका ही ख्याल आ रहा था, उसके बंद नजरों के सामने बार बार आशी का मासूम चेहरा ही घूम रहा था। चाहते हुए भी वह अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। यूं ही बैठे बैठे ना जाने कब उसे आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और वह एक गहरी नींद में सो जाता है। इस वक्त सुबह के लगभग 11 ओ क्लॉक बज रहे थे। आखिर क्या हो रहा है क्रिश को? वह कौन सा एहसास है जो खींच रहा है उसे अपनी तरह? क्या है यह मोहब्बत की शुरुआत? आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।